बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। ये इंपॉर्टेंट इतना है, ये आएगा तो आएगा। तो बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको कम से कम देख लो लास्ट तक, ठीक है, अच्छा से, ठीक है, 2 नंबर नहीं छूटेगा। तो देखो सबसे पहले √3 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। देखो √3 एक अपरिमेय संख्या, किताब बोल रहा है कि इसको बताना, ठीक है। चलो तो हम मान लेते हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या। किसी को झटका नहीं ना लग रहा? झटका इस बात के कि ये तो अपरिमेय है, परिमेय कैसे मान लिए? नहीं, तो हम मान लेते हैं कि वो परिमेय है। अगर सिद्ध हो गया परिमेय तो ठीक है, परिमेय होगा। और अगर परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो फिर कुछ होगा, अपरिमेय होगा। संख्या 2 ही को होता है, नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। मतलब कि अगर कोई दो गो आदमी हमको दिखाई दे रहा है तो हमको सिद्ध करना है कि वो, मान लेते हैं लड़का है, ठीक है। तो पहले हम उसको मान लिए कि चलो कोई सिद्ध करने बोल रहा है कि वो लड़का है, चलो ठीक है। तो कुछ करेंगे, ज़बरदस्ती कर रहा है, नहीं, सिद्ध करके बताओ वो लड़का है, तो चलो मान लेंगे कि चलो वो लड़की ही है, ठीक है। फिर हम उसको जांच करेंगे, ठीक है, सिद्ध करेंगे। अगर वो लड़की ही सिद्ध हो गई तो लड़की रहेगी, और अगर लड़की सिद्ध नहीं हुआ तो लड़का हो जाएगा। तीसरा कोई और नहीं होता, ठीक है। तीसरा पर ध्यान नहीं देना, दूसरे पर ही ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय मान लिया परिमेय, तो परिमेय नहीं हुआ तो कुछ होगा, अपरिमेय हो जाएगा, सिंपल, इसमें कोई तीसरा नहीं है। चलो तो देखते हैं। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय मान ही लिए तो √3 को लिख देंगे P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को लिखा जाता है P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में लिख दिए, जहाँ कच्चे होना चाहिए P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो। देखो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन उसका नियम है कि ये P और Q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा HCF अगर हम निकालें P और Q का तो इसका 1 आना चाहिए। मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q में जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं 3/5, तो इसमें गुणनखंड कुछ है नहीं है, 3 और 5 सिर्फ 3 और 5 है, दूर आता तो 3 दूना 6, इस टाइप का हो जाता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ फिट बैठ गया तो हम बोल देंगे ये कौन सा संख्या, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा तो बोल देंगे परिमेय संख्या, नहीं, और सिद्ध नहीं हुआ परिमेय तो बोलेंगे ये गलत हुआ तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ करें, तो अब इसको कुछ करते हैं। √3 एक परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखें, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इसलिए क्योंकि रूट हटाना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो दोनों तरफ अगर वर्ग किए हैं तो कुछ होगा, बताओ, ये स्क्वायर हो से रूट खत्म होकर 3 बच जाएगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे और अगर P/Q का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ही बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म होकर 3 बचेगा, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा P²/Q² हो जाएगा। कितना सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर P/Q में लिख दिए परिमेय संख्या को तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं, तो ये आ गया 3, ये आ गया P²/Q²। चलो Q² यहाँ गुना के में ले लाएंगे तो आ जाएगा 3Q² बराबर P²। अच्छा, यहाँ से कुछ पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 गुना में है तो यहाँ जाएगा भागा में, P² के भागा में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 P² को विभाजित कर रहा, P² को विभाजित करेगा। नहीं, सिंपल है कि 3 अगर इसके भागा में जा रहा है, मैंने 3 P² को विभाजित करेगा। चलो अगर 3 P² को विभाजित करेगा तो 3 P को भी विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर वाला को काट रहा है, इसका मतलब नॉर्मल वाला को भी काटेगा ही काटेगा। तो 3 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है।
तो इससे ये पता चला कि 3p² को काट रहा है, 3p को काट रहा है, मैंने p में 3 है, ठीक है, तभी तो काट रहा। मानो कि 3 किसको काटेगा, 9 को काटेगा, 3 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 किसको काटेगा, 3 को काटेगा, 3 मतलब जो ये संख्या उसमें 3 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो काटेगा। तो यानी p में 3 है, 3 p का गुणनखंड है, ठीक है, तभी तो काट रहा है, गुणनखंड नहीं रहता तो नहीं काटता। अब एक काम करते हैं, p बराबर हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हम हमारा मर्जी कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि p पूर्णांक है, मैंने 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो p के मान हम मान लेते हैं कितना, 3m मान लेते हैं, p को मान लेते हैं 3m। देखो तो मानना है 3m ही मानना है, क्यों 3m मानना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है इसलिए हमको 3m ही मानना है, तब जाकर प्रूफ होगा। नहीं जब मानना ही है तो वो वाला मानो जिससे फ़ायदा हो, नहीं फालतू 5 मान लेंगे तो फिर काम ही नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो 3 मानना है क्योंकि ये 3 से वो कट जाएगा, ठीक है। तो जब p बराबर 3m माने, जहाँ m कुछ होगा, m पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो 3m रख देना है p की जगह, ठीक है। यहाँ पे लिख, यहाँ पर भी m बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं m बराबर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो या तो m एक पूर्णांक है, ये मान के चलना इधर चले। हाँ तो सुनो, p बराबर कुछ मान लेना है, p बराबर 3m मानना है, 3m का मानना है, क्या कि यहाँ 3 पहले से है, ठीक है। अब कुछ करना है, p के मान इसमें रख देना। तो सिंपल देखो 3q² है बराबर p² है, p के मान 3m रखेंगे तो 3m² हो जाएगा, सिंपल ये हो गया। अब देखो कुछ होगा, 3q² बराबर स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और m² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे q² बराबर जो हो जाएगा वो 3m² होगा। चलो इससे कुछ पता चल रहा, इससे ये पता चल रहा कि 3 जो है q² को काटेगा, क्योंकि 3 गुना में है तो इधर कुछ में आएगा, भागा में आएगा ना। तो गुना जब भागा में जाता है तो यानी भाग लग रहा, तो यहाँ से हम कुछ बोलेंगे 3q² को विभाजित करेगा, या 3q² को विभाजित करता है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 q को भी विभाजित करता, q को भी विभाजित करेगा। नहीं ध्यान से देखो, अगर 3 q² को काट रहा है तो 3 q को भी काटेगा, ठीक है, मतलब कुछ हुआ। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से कि 3 p को भी विभाजित कर रहा, 3 q को विभाजित कर रहा, मतलब 3 दोनों में है, p को विभाजित कर रहा है मैंने 3 p में है, 3 q को भी विभाजित कर रहा है मैंने 3 q में भी है, यानी 3 दोनों में है। अर्थात हम कुछ ही बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 3 p और q दोनों को विभाजित करता, दोनों को विभाजित करता है। नहीं जब दोनों को विभाजित करता है यानी 3 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। दोनों को विभाजित कर रहा है इसलिए 3 कुछ हो गया, 3 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हमारा मानना कुछ था कि HCF p और q कितना होना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ HCF कितना आ रहा, 3 आ रहा। जो गुणनखंड होता है उभयनिष्ठ उसी को नहीं HCF बोलते हैं, मासा उसी को बोलते हैं जो गुणनखंड हो बड़ा से बड़ा। तो यहाँ तो 3 है दोनों में गुणनखंड, मानी इसका HCF कितना है, 3 है, और यहाँ HCF 1 है कि मतलब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, और हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है कितना, 3, मैंने विरोधाभास कर रहा। हम जो माने उसके उल्टा काम कर रहा, हम मान रहे हैं और जो होना चाहिए कुछ होना चाहिए कि p और q में सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं है, कितना 3 है, तो विरोधाभास कर रहा है। नहीं मतलब अर्थात हमारा मान्यता HCF डायरेक्ट में लिख देता हूँ, HCF p q बराबर 1 गलत है, नहीं गलत है, ठीक है। अतः या विरोधाभास से लिख देते हैं, हमारा मान्यता पे HCF p और q गलत विरोधाभास है, मतलब कि हम 1 माने आ रहा है 3 नहीं, तो विरोधाभास है। अर्थात यह मान्यता कुछ लिखेंगे, अर्थात यह मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, अतः
√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत सिंपल है, भैया क्यू नहीं लिखा है, वहाँ क्यू क्यू है, क्यू है, ठीक है। चलो ये सुनो, वहाँ शुरू में पी और क्यू, पूर्णांक पी और क्यू पूर्णांक। पी और क्यू, चलो ठीक है, यहाँ पे तो समझ जाएगा। पी और क्यू एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख देना है, कुछ लिखना है, पी और क्यू, पी और क्यू एक पूर्णांक है, पी और क्यू एक पूर्णांक है। चलो हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा लिखने वाला है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक है। कुछ करना है, बस मानना है और काम करते जाना है। हम माने उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में आ रहा है तीन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब विरोधाभास कर रहा है, नहीं हम माने एक आ रहा है 3, मतलब गलती हो गया। गलती हो गया कुछ ही कि ये परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या गलती हो गया तो सही कुछ ही हुआ, सही होगा कि यह परिमेय संख्या हो गया। तो देखो ये बहुत ही सिंपल था।